creating a new folder on Mac is the same as it is on a Windows computer. You're just going to right-click and click on New Folder. When you do that, a folder is created, and you can just type to call it whatever you want. बढ़िया चल रहा है। हाँ Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me?
आवाज आ रही है मेरी? चलिए बढ़े आगे। अब अपन ने टाइप कास्टिंग पढ़ ली, टाइप कन्वर्जन पढ़ लिया। अब आइए इस कैटेगरी के थर्ड टर्मिनोलॉजी पे, एंड टाइटल इज टाइप प्रमोशन। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन को पढ़ना है टाइप प्रमोशन अपने आप में क्या होता है। तो टाइप प्रमोशन क्या है, इसको समझने के लिए मुझे बताइए, क्या सी लैंग्वेज में इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप कोई एरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिखें तो उसमें ऑपरेंड अलग अलग डेटा टाइप के हों? क्या ये संभव है कि नहीं है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए फटाफट, बी इंटरैक्टिव। क्या सी में किसी एरिथमेटिक एक्सप्रेशन को लिखते वक्त इस बात की पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके पास अलग अलग डेटा टाइप के ऑपरेंड्स उस एक्सप्रेशन में हो? होगा कि नहीं होगा? ऐसा होगा, राइट? अब सी लैंग्वेज में जब आप दो अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल्स के बीच में एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो इससे पहले के कंपाइलर वो ऑपरेशन परफॉर्म करे, इन दोनों में जो छोटी डेटा टाइप का वेरिएबल होता है, कंपाइलर उसे साथ वाले के हिसाब से अपग्रेड करके, कंपाइलर उसे साथ वाले के लेवल के बराबर लाकर फिर इनके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और कंपाइलर द्वारा करा गया ये एफर्ट सी प्रोग्रामिंग में कहलाता है टाइप प्रमोशन। दोबारा सुनिएगा, सी में आपने कोई एरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिखी जिसमें ऑपरेंड्स अलग अलग डेटा टाइप के आपने यूज करे, तो जब कंपाइलर आपकी एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा तो जो अलग अलग डेटा टाइप के ऑपरेंड्स हैं, सॉल्व करने से पहले उन ऑपरेंड्स को सेम टाइप का बनाकर फिर कंपाइलर एक्सप्रेशन को सॉल्व करता है। और सेम बनाने में वो बड़े को छोटा नहीं करता, बल्कि छोटे टाइप को बड़े टाइप की तरफ अपग्रेड करता है, और ये बिहेवियर सी में कहलाता है टाइप प्रमोशन। तो सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन, परिभाषा समझिए, और फिर आज आपको पता चलेगा आपके प्रोग्राम पे कितना बड़ा असर टाइप प्रमोशन का पड़ता है। आप ध्यान नहीं देंगे तो अच्छा खासा प्रोग्राम भी आंसर गलत दे देगा, राइट? गौर से सुनिए, इन सी प्रोग्रामिंग whenever we perform arithmetic operation on, ध्यान से सुनो कैलाश, सब समझ में आएगा, कॉन्सेंट्रेट करो, अभी मैंने शुरू ही करा है बस। Whenever we perform operation on variables of two different data types, then before performing the operation, comma, the compiler upgrades the variable or value of smaller type to the data type of the higher operand automatically. फॉर एग्जाम्पल, समझिए अब ध्यान से, कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो ये लाइन क्लियर करेगी उसे। इफ वी ऐड int and float, then before adding, compiler will promote or upgrade, compiler will promote or upgrade integer
to float and this promotion is called type promotion. ठीक है, और एक अच्छे समझिए, इमेजिन करिए आपने सी के कंपाइलर से कहा, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, 10 प्लस सिंगल कोट में z प्लस 1.5, ये आपने कंपाइलर को ऑपरेशन परफॉर्म करने को दिया। अब मुझे बताइए, अगर आपने लास्ट लेक्चर में नहीं करा है तो ये सब क्या है, जल्दी बताइए। 10z और 1.5 क्या है? 10 प्लस z प्लस 1.5 एक्सप्रेशन है। मैं क्या पूछ रहा हूं, आप क्या जवाब दे रहे हैं? मैं क्या पूछ रहा हूं और आप क्या जवाब दे रहे हैं? गौर से सुनिए। 10 प्लस z प्लस 1.5 ये एक्सप्रेशन है। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं 10 क्या है। किस टाइप का ऑपरेंड है शैला? क्या है 10? 10 की डेटा टाइप सी की नजरों में क्या है? इंटीजर है। z की डेटा टाइप सी की नजरों में क्या है? कैरेक्टर है। 1.5 क्या है? गलत, बिल्कुल गलत। अगर आप फ्लोट बोल रहे हैं, लास्ट लेक्चर या तो समझा नहीं है या याद नहीं है आपको। 1.5 डबल है। मैंने लास्ट लेक्चर में ये गलतफहमी दूर की थी कि जिसे हम फ्लोट मानते हैं वो हकीकत में डबल होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, कंपाइलर को 2 प्लस दिख रहे हैं, पहले कौन सा प्लस चलेगा? पहले कौन सा प्लस चलेगा? लेफ्ट वाला, राइट वाला? लेफ्ट वाला। यहां कंपाइलर को दिख रहा है एक इंटीजर और एक कैरेक्टर आपस में इन्वॉल्व है। अब आप बताइए, इंटीजर और कैरेक्टर में छोटा कौन है, बड़ा कौन है? छोटा कौन है, बड़ा कौन है? कैरेक्टर छोटा है, इंटीजर बड़ा है। कैसे निकाला आपने छोटा बड़ा? आपने ये छोटा बड़ा कैसे कैलकुलेट करा? नहीं, ना साइज ना आस्की। छोटा बड़ा कैलकुलेट होता है नहीं, साइज नहीं देखते। छोटा बड़ा कैलकुलेट होता है रेंज के हिसाब से, साइज नहीं देखते। ठीक, छोटा बड़ा रेंज देखकर कंपाइलर तय करता है। तो पहले आप डेटा टाइप की हायरार्की सुन लीजिए, तब समझ में आएगा ये चैप्टर आपको। सबसे कम रेंज किस डेटा टाइप की है सी में? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, सबसे कम रेंज किसकी है? साइंड कैर की है। उससे बड़ा कौन है? उससे बड़ा कौन है? अनसाइंड कैर है, राइट। अनसाइंड कैर से नेक्स्ट हायर कौन होगा? साइंड इंट होगा। उससे बड़ा अनसाइंड इंट होगा। उससे बड़ा लॉन्ग इंट होगा। उससे बड़ा अनसाइंड लॉन्ग इंट होगा। इससे बड़ा फ्लोट है, फ्लोट से बड़ा डबल है, और सबसे बड़ा यहां पर लॉन्ग डबल है। यह है छोटे बड़े की हायरार्की। सो डू रिमेंबर, जो साइंड कैर आपको दिख रहा है, जो साइंड कैर आपको दिख रहा है वो स्मॉलेस्ट है, इस फैमिली में सबसे छोटा है। और जो लॉन्ग डबल आपको दिख रहा है वो लार्जेस्ट है, इस फैमिली में सबसे बड़ी टाइप है वो। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, कैर और इंट में छोटा कौन है? एवरीवन प्लीज आंसर। कैर और इंट में छोटा कौन है? कैर है। तो कंपाइलर प्लस करने से पहले इस कैरेक्टर को अपग्रेड करके इंटीजर बना देगा। बताइए z का इंटीजर कितना होगा? बताइए z का इंटीजर कितना होगा? z का इंटीजर होगा 90 प्लस यहां से वैल्यू कितनी आ रही है? यहां से वैल्यू आ रही है 10। दोनों ऐड करेंगे तो सम कितना आएगा? सम आएगा 100। 100 को कंपाइलर ने ऐड करा 1.5 के साथ। 1.5 क्या है? 1.5 क्या है? डबल है।
100 क्या है? 100 क्या है? इंटेजर है। तो क्या लगता है कंपाइलर क्या करेगा? 100 और 1.5 को ऐड करने से पहले इसे बनाएगा 100.0। कंपाइलर इसे बना देगा 100.0। 100.0 प्लस 1.5 कितना आएगा? 101.5। ये है कंपाइलर का अपनी तरफ से फॉलो करा जाने वाला बिहेवियर कि जब उसने पहला वाला प्लस देखा तो उसने टाइप कन्वर्जन करा। किसका किस में? कैर का इंट में। दूसरा वाला प्लस जब देखा तो उसने टाइप कन्वर्जन करा। किसका किस में? इंट का डबल में। आ रही है बात समझ में? हुआ क्लियर? ठीक है, अब अगला डाउट, कंपाइलर टाइप कन्वर्जन क्यों करता है? कंपाइलर टाइप प्रमोशन, मैं गलत कह रहा हूं, ये टाइप कन्वर्जन वर्ड नहीं है, ये टाइप प्रमोशन वर्ड है। कंपाइलर टाइप प्रमोशन क्यों करता है? बताइए, कंपाइलर टाइप प्रमोशन क्यों करता है? क्योंकि कंपाइलर को ऐसा लगता है कि जब वो कोई एक्सप्रेशन सॉल्व करेगा, अगर दोनों ऑपरेंड्स अलग अलग टाइप के होंगे तो जो उनका रिजल्ट आएगा उसे रखने के लिए कितनी जगह लगेगी, ये कंपाइलर के लिए मुश्किल हो जाएगा डिसाइड करना। ये कंपाइलर के लिए मुश्किल हो जाएगा डिसाइड करना, क्योंकि अगर एक इंटीजर और एक कैरेक्टर ऐड होंगे तो दिमाग लगाइए, एक 1 बाइट की वैल्यू है, एक 2 बाइट की वैल्यू है, तो कंपाइलर को समझ में नहीं आएगा मैं जगह 1 बाइट की रखूं या जगह 2 बाइट की रखूं इनका रिजल्ट रखने के लिए। तो कंपाइलर को ऐसा लगता है अगर इन्हें मैं सेम डेटा टाइप का कर दूं तो जगह भी इनके जितनी मुझे चाहिएगी। तो सोचिए, अब कंपाइलर जब ऐड करते हुए 10 और 90 को ऐड करेगा तो उसे मालूम है 2 इंटीजर ऐड हो रहे हैं, हाँ या ना? मालूम है। तो इस 100 को रखने के लिए वो मेमोरी में कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा? 2 बाइट की जगह ऑक्यूपाई करेगा। अपनी इस दुविधा, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कंपाइलर हमेशा अलग अलग डेटा टाइप के ऑपरेंड्स के बीच में प्रमोशन करके ही ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं ये हैबिट आपके कोड में कहां असर डालेगी। अभी तो आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, अभी ये भी आपको लग रहा होगा इससे क्या फर्क पड़ रहा है। देखिएगा कहां तक असर टाइप प्रमोशन के होने और नहीं होने का जाता है। मैंने एक्सप्रेशन लिखी a इज इक्वल टू b प्लस c मल्टीप्लाइड बाय d डिवाइडेड बाय e। ये एक एक्सप्रेशन मैंने लिखी, सपोज कीजिए। ठीक है, इसमें कौन किस टाइप का है मैं वो भी आपको बता देता हूं, आप फिर मुझे एक्सप्रेशन की सॉल्विंग समझाइएगा। इमेजिन कीजिए ए की डेटा टाइप इंटीजर है, इमेजिन कीजिए बी की डेटा टाइप डबल है, सी की डेटा टाइप कैरेक्टर है, डी की डेटा टाइप इंटीजर है, ई की डेटा टाइप फ्लोट है। ये आपने एक्सप्रेशन लिखी है। अब मुझे बताइए जब ये एक्सप्रेशन सॉल्व होना स्टार्ट होगी तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? फटाफट, वेरी गुड, सबसे पहले सॉल्व होगा स्टार यानी मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई सॉल्व होगा तो कंपाइलर को दिखेगा एक कैरेक्टर है और एक इंटीजर है। क्या करेगा कंपाइलर? इन दोनों को बना देगा इंटीजर, राइट? क्यों बना रहा है इंटीजर? क्योंकि उसे लगता है 2 इंटीजर मल्टीप्लाई होंगे तो आने वाला रिजल्ट भी इंटीजर होगा, तो जगह आराम से उसके लिए मेमोरी में 2 बाइट की रख लूंगा। ये कंपाइलर ने पहला टाइप प्रमोशन करा कैरेक्टर को इंट बनाकर। समझ आ रहा है? हाँ कि ना? आ रहा है। सेकंड ऑपरेटर कौन सा सॉल्व होगा? इनटू के बाद, इनटू के बाद दूसरा नंबर लगेगा अपॉन का, लगेगा। तो अब आप बताइए जब अपॉन सॉल्व होगा, राइट, तो कंपाइलर क्या करेगा?
एक इंटीजर है, एक फ्लोट है, तो क्या करेगा कंपाइलर? वेरी गुड। ये देखते हुए कि ई फ्लोट है, ये देखते हुए कि ई वेरिएबल की डेटा टाइप फ्लोट है, कंपाइलर इस इंटीजर को अपग्रेड कर देगा इनटू अ फ्लोट, कर देगा डिवीजन के दौरान, राइट? अगेन कंपाइलर ने परफॉर्म करा टाइप प्रमोशन। ठीक, अब बताइए फ्लोट अपॉन फ्लोट का रिजल्ट कितना आएगा? जल्दी जल्दी, फ्लोट अपॉन फ्लोट का रिजल्ट कितना आएगा? वेरी गुड, फ्लोट अपॉन फ्लोट का रिजल्ट फ्लोट आएगा। ठीक है, अब कंपाइलर को दिखेगा उसे प्लस सॉल्व करना है, तो सोचिए जब कंपाइलर प्लस सॉल्व करने के बारे में सोचेगा, ये हमारा थर्ड ऑपरेटर है जो सॉल्व हो रहा है, कंपाइलर को देखेगा बी एक डबल है, तो कंपाइलर क्या करेगा बी के डबल होने के कारण? बताइए, अगर बी डबल है तो क्या होना चाहिए? ये फ्लोट भी टाइप प्रमोट हो जाना चाहिए, किसमें? डबल में। और जब दो डबल ऐड होंगे तो रिजल्टेंट आंसर कितना आएगा? रिजल्टेंट आंसर एक डबल आएगा। फिर कंपाइलर क्या करेगा जब ये डबल जाएगा ए में? जल्दी जल्दी, जब ये डबल जाएगा ए में, तब आपने जो परसों पढ़ा था वो होगा, कंपाइलर करेगा टाइप कन्वर्जन और इसे ए में डालते वक्त कन्वर्ट कर देगा इनटू एन इंटीजर। इसका मतलब आप मानते हैं टाइप कन्वर्जन और प्रमोशन दोनों अपने आप होते हैं? टाइप कन्वर्जन और प्रमोशन दोनों अपने आप होते हैं? होते हैं ना? करेक्ट। कन्वर्जन कब होता है? कन्वर्जन कब होता है? जब राइट वाली वैल्यू लेफ्ट वाले ऑपरेंड से डिफरेंट हो, और बीच में क्या लगाओ? दोनों के बीच में क्या लगाओ? असाइनमेंट ऑपरेटर लगाओ। और प्रमोशन कब होता है? जल्दी बताइए, प्रमोशन कब होता है? जब आप एरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं और उस दौरान मैंने ऐसा कब कह दिया यशिका, मैंने ऐसा कब कह दिया कि असाइनमेंट के लेफ्ट साइड पे इंट नहीं होना चाहिए? मैंने कहा था इंट कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। कंफ्यूज कर रहे हैं आप? इंट अलग है, इंट कांस्टेंट अलग है। वेरिएबल तो हो सकता है ना इंट टाइप का? ठीक है, चले आगे। तो प्रमोशन कंपाइलर करता है एरिथमेटिक ऑपरेशंस के दौरान, जब भी उसे ऐसा लगता है कि ऑपरेंड्स की डेटा टाइप अलग अलग है, तो वो छोटे वाले ऑपरेंड को बड़े वाले के हिसाब से अपग्रेड करके आपको आंसर लाकर देता है। ठीक है, और अगर दोनों ऑपरेंड सेम हुए तो प्रमोशन करेगा कि नहीं करेगा? दोनों ऑपरेंड सेम हुए तो टाइप प्रमोशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है, अब आपका छोटा सा टेस्ट, मैं आपको एक कोड लिख के दे रहा हूं, आपको मुझे इस कोड का आउटपुट बताना है। और ये मैं आपको पहले ही वार्न कर रहा हूं, आगाह कर रहा हूं, कोड बहुत सिंपल है दिखने में, लेकिन उसका आउटपुट उतना ही ट्रिकी है। फिर सुनिए, मैं आपको एक बेहद सिंपल प्रोग्राम लिख के दूंगा, आपको मुझे उस प्रोग्राम का आउटपुट बताना है। पहली नज़र में प्रोग्राम बहुत सिंपल आपको लगेगा, लेकिन उसे 2 बार देखिएगा, ध्यान से सोचिएगा, और मैथमेटिशियन की तरह मत सोचिएगा, एक प्रोग्रामर की तरह सोचिएगा, तब आप सही जवाब दे पाएंगे, वरना आपका जवाब 100% गलत होगा। और मुझे विश्वास है मेरा इतना बोलने के बाद भी आई कैन गारंटी आधे स्टूडेंट्स गलत जवाब ही देंगे इस प्रोग्राम का। सो इसको एक चैलेंज की तरह लीजिए एंड लेट मी सी कौन कौन इस चैलेंज में पास होता है। ठीक, स्टार्ट करें? रेडी? कोड है, मैंने मेन के अंदर 3 वेरिएबल बनाए, एक इंटीजर, 2 फ्लोट। CLR SCR के बाद मैंने 3 स्टेटमेंट्स लिखे हैं।
पहला a is equal to 300 into 300 divided by 300. b is equal to 300 into 300 divided by 300.0. c is equal to 300 into 300.0 divided by 300. बस आपको इतना बताना है ए बी सी के क्या रिजल्ट्स प्रिंट होंगे. जल्दबाजी मत कीजिएगा, गड़बड़ मत कर दीजिएगा, मैथ्स की तरह नहीं सोचिएगा, सी लैंग्वेज को ध्यान में रखकर जवाब दीजिएगा. ये मैथ्स का सवाल नहीं पूछा है मैंने आपसे, ये सी का सवाल है. दीजिए जवाब. सबका जवाब 300 ऐसा, बस जो फ्लोट से उनमें 0.000 वगैरह आ जाएगा, है ना? ऐसा ही लग रहा है ना सबको? जितने जवाब आए सब गलत हैं, सब गलत हैं, सब गलत हैं. एक भी चैलेंज में पास नहीं हुआ आप में से, सब फेल. मेरे इतने कहने, इतने समझाने के बाद भी अगर इतना ही आंसर आना था, इतना ही सिंपल था, तो मैं इतनी बातें करता आपसे? चलिए एक और चांस दे रहा हूं. नहीं है दीपांकर ये जवाब, गलत आंसर है आपका. गलत जवाब है प्रेमचंद. बस हो गया, नहीं बता पा रहे? गिव अप. Anyone else who wants to try? बिल्कुल सही फिजा, यही तो सुनना था मुझे. बिल्कुल सही.
जितने जवाब आए उनमें से आपका आंसर काफी क्लोज है एक्चुअल आंसर के, बट आंसर तो आप भी नहीं दे रहे हो, आप तो रीजन दे रहे हो। एनीवेज सही है बिल्कुल रीजन। अब सुनिए आंसर क्या आएगा। तो मैं आपको तीसरा चांस देता हूं सबको। आप आंसर बता तो नहीं पाए, कोई बात नहीं। अब आंसर जो आ रहा है उसे देखकर समझाने की कोशिश कर दीजिए कि जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है। सुनिए ध्यान से। इसका आंसर आएगा सम एब्सर्ड वैल्यू। आप लोग क्या बोल रहे थे? 300 बोल रहे थे ना आप? ए को आपके हिसाब से 300 होना चाहिए ना? नहीं होगा, कुछ एब्सर्ड सा आंसर आएगा, अजीब सा। बी भी एब्सर्ड आएगा, सी आएगा 300.000000। ठीक है, अब आप दिमाग इस बारे में मत लगाइएगा कि ए और बी में क्या आंसर आएगा। आप ये दिमाग लगाइए 300 क्यों नहीं आया। जो आया उस पर मत दिमाग लगाओ, जो नहीं आ पाया वो क्यों नहीं आ पाया वो सोचो। मैथ्स के अनुसार ए का आंसर 300 होना चाहिए, हाँ कि ना? अगर किसी स्कूल जाने वाले बच्चे से अपन पूछें तो यही बोलेगा ना 300 इंटू 300 अपॉन 300 का आंसर 300 होना चाहिए। लेकिन सी नहीं देगी 300, कुछ और देगी, अजीब सा आंसर। तो मुझे जानना है वो अजीब सा आंसर क्यों आ रहा है, 300 क्यों नहीं आ रहा है। आप बता सकते हैं? अनम्यूट करूं? जो भी बता सकता है इस बात को। एनीवन हु कैन एक्सप्लेन दिस? श्रेयांश अच्छे से चाहिए मुझे आंसर विद एक्सप्लेनेशन, और शायद तो होना ही नहीं चाहिए जवाब में, कॉन्फिडेंस के साथ चाहिए जवाब। नहीं सोच पा रहे हैं? चलिए सुनिए, कह सब रहे हैं रेंज के बाहर, रेंज के बाहर तो समझाइए ना, सही तो कह रहे हैं आप लोग, रेंज के बाहर, उसको समझाने में क्या दिक्कत है। चलिए सुनिए ध्यान से। सबसे पहले बताइए कंपाइलर लेफ्ट टू राइट चलेगा? पहले वाले में बात कर रहा हूं मैं। चलेगा। अभी बताइए 300 क्या है? डेटा टाइप वाइज क्या है? डेटा टाइप इंटीजर। ओके, दूसरा वाला 300 क्या है? इंटीजर। कंपाइलर टाइप प्रमोशन करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, है ना? तो इन्हें इंटीजर मानते हुए मल्टीप्लाई करेगा। अब आप याद कीजिए 300 इंटू 300 का आंसर कितना होता है? 90,000, राइट? और कंपाइलर इनका प्रोडक्ट रखने के लिए जो जगह रिजर्व करेगा वो 2 बाइट की करेगा, करेगा ना? और आपको याद होना चाहिए क्या 2 बाइट में 90,000 आ जाएगा? नहीं आएगा, कंपाइलर इसको रोटेट कर देगा। याद है आपको? आप रेंज से बाहर जाते थे तो वैल्यू रोटेट हो जाती थी, याद है? तो अब बताइए 90,000 जब रोटेट होगा तो 90,000 तो नहीं रहेगा ना? नहीं रहेगा ना? तो इसका मतलब ये जो रोटेट होकर वैल्यू आएगी ये कुछ एब्सर्ड आएगी ना? ये 90,000 तो नहीं आएगी ना, कुछ और ही आएगी। उस कुछ और को अगर आप 300 से डिवाइड करेंगे, उस कुछ और को अगर आप 300 से डिवाइड करेंगे तो आंसर एब्सर्ड ही आएगा ना? आएगा ना? ये पहले का आंसर है। ठीक, टाइप प्रमोशन होता तो अपन बच जाते, नहीं हुआ, हमारा आंसर बिगड़ गया। सेकंड पे आइए। हो सकता है सेकंड को देखकर आपको लगे सर यहां तो आंसर सही आएगा क्योंकि अपन ने बी भी फ्लोट लिया हुआ है और ये भी 300.0 है। नहीं आएगा, जब तक बात 300.0 तक पहुंचेगी तब तक रोटेशन हो चुका होगा। यहां भी गौर से देखिए, कंपाइलर सबसे पहले इस वाले इंट इंटू इंट को सॉल्व करेगा। ये वाला इंट इंटू इंट अपना प्रोडक्ट 2 बाइट के हिसाब से देगा, बट 2 बाइट में 90,000 नहीं जा सकता। कंपाइलर को फिर यहां पर वैल्यू को करना पड़ेगा रोटेट, और आप मानते हैं इस रोटेशन के कारण सब गड़बड़ हो गई, बात बिगड़ गई पहले ही।
तो जब वो बिगड़ा हुआ आंसर 300.0 से जाकर डिवाइड होगा भी तो कुछ फायदा नहीं मिलेगा, आंसर अभी भी आएगा एब्सर्ड। समझ आ रहा है? आ रहा है। अब तीसरे में बताइए हमारा आंसर सुधर क्यों गया। तीसरे में इधर सॉल्व कर रहा हूं, हमारा आंसर सुधर क्यों गया। 300 इंटू 300.0 अपॉन 300 हमें सही आंसर कैसे देगा? ऐसे देगा कि सोचिए 300 क्या है, इंटीजर है ना, और 300.0 डबल है। तो कंपाइलर मल्टीप्लाई करने से पहले इसको भी बना देगा डबल, बना देगा। अब सोचिए जब दो डबल मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर 8 बाइट के हिसाब से आएगा। डबल की रेंज 8 बाइट होती है, और अगर आपको याद हो 8 बाइट के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर जाता है वो है 1.7 इंटू 10⁻³ ये है डबल की रेंज। 90,000 इससे छोटा है, बहुत छोटा है ना, तो आराम से एडजस्ट हो जाएगा वो 8 बाइट में। 90,000.0, ये 90,000.0 डिवाइड होगा 300 से, तो कंपाइलर इस 300 को भी 300.0 बना देगा। आप सोचिए 90,000.0 डिवाइडेड बाय 300.0 कितना आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा? वेरी गुड, ये दे देगा आपको 300.0। ऑफ कोर्स। आई बात समझ में? ठीक है, अब बताइए इसको क्या करें कि ये और ये आंसर सही दे दें। कुछ कर सकते हैं? बी में क्या कर दें कि आंसर सही आ जाए? बताइए बी वाले पार्ट को कैसे लिख दें कि आंसर हमारा सही आ जाए? ऐसे लिखने से कुछ होगा? 300 इंटू 300 अपॉन 300.0 और इस 300.0 वाले पार्ट को पैरेंथेसिस में ले लिया जाए, कुछ बात बनेगी इससे? जल्दी बताइए, ब्रैकेट लगाने से कुछ फायदा मिलेगा? मिलेगा। अब कंपाइलर पहले डिवीजन करेगा, जब पहले डिवीजन करेगा तो वो इसको बना देगा 300.0 डिवाइडेड बाय 300.0। कितना आंसर आएगा? आंसर 1.0। और कितने बाइट मिलेगी 1.0 को मेमोरी में? 1.0 को कितने बाइट की जगह मिलेगी? 8 बाइट। अभी भी 4 बाइट है मोनल, 8 बाइट। ये सब डबल कॉन्स्टेंट्स हैं, 8 बाइट की जगह मिलेगी। करेक्ट। वो 1.0 मल्टीप्लाई होगा 300 के साथ, राइट? तो आंसर आएगा 300.0 जो असाइन हो जाएगा पी। आई बात समझ में? तो आप मानते हैं कंपाइलर ने यहां टाइप प्रमोशन करा इसलिए कोड सही हुआ। इधर भी देखिए कंपाइलर ने इंटीजर को डबल में टाइप प्रमोट करा इसलिए कोड हमारा सही हुआ, राइट? अब इसका आप प्रैक्टिकल देख लीजिए। देखें सबसे पहले वही कोड जो आपसे पूछा था मैंने, इंटीजर a float b and c, screen clear, a is equal to 300 into 300 upon 300,
B is equal to 300 into 300 upon 300.0. C is equal to 300 into 300.0 upon 300. Printf A is equal to percentage D backslash n. B is equals to percentage F backslash n. C is equals to percentage F A comma B comma C followed by get CH. ये हमारा कंप्लीट कोड, ठीक, कंपाइलेशन, नो एरर्स, और ये इसका आउटपुट। देख पा रहे हैं आप ए और बी का आंसर क्या आ रहा है? ए और बी का आंसर कितना आता हुआ दिख रहा है नॉनसेंस जवाब आ रहा है, एब्सर्ड। इसकी बात मैं कर रहा था, क्योंकि यहां पर टाइप प्रमोशन हुआ नहीं तो आंसर आपके कोड का आ गया एब्सर्ड। क्लियर हुआ? आपका कंपाइलर जीसीसी या एलएलवीएम होगा दीपांकर, आप भूल रहे हैं कुछ। आपके यहाँ इंटीजर की लिमिट बड़ी है, मैं टर्बो की बात कर रहा हूं। तो मैक पे टर्बो नहीं है ना, आपके कंपाइलर की लिमिट बड़ी है, इसलिए उस कैलकुलेशन को हैंडल कर पा रहा है, राइट? अगर आप इसको एक बड़ा नंबर कर दें तो आपके यहाँ भी रोटेशंस हो जाएंगे, ठीक? चलिए अब इसको सुधारते हैं अपन। वो कैसे होगा? तो मैंने आपसे कहा आप बी पे ब्रैकेट लगा दीजिए यहां पर, और ए वाले में भी ब्रैकेट लगा दीजिए यहां पर। अब बताइए आंसर सही आ जाएगा? जो चाहिए वो मिल जाएगा? ये आपके कोड का आंसर, जो एग्जैक्ट आंसर मैथमेटिकली होना चाहिए, ठीक है? अब आते हैं प्रोग्रामिंग पे। अब आज जो मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं, मैक्सिमम में टाइप प्रमोशन जैसा कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो हो जाएगी गड़बड़, ठीक है? सुनिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अ कंपनी प्रोवाइड्स 10% of the basic salary as TA। TA समझते हैं? TA समझते हैं क्या होता है? टूरिंग अलाउंस। जब आप घूमने फिरने जाते हैं तो कंपनी आपको उसका पैसा देती है, दैट इज कॉल्ड टूरिंग अलाउंस। एंड 20% ऑफ द बेसिक सैलरी एज HRA। HRA समझते होंगे, राइट? HRA इज हाउस रेंट अलाउंस। कितना देती है ये तो कैलाश कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। लोकल में जाओगे तो कुछ नहीं देगी, अच्छी कंपनी में जाओगे तो सब कुछ देगी। तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करेगा, राइट? तो 10% ऑफ द बेसिक सैलरी टीए मिलता है, 20% ऑफ द बेसिक सैलरी HRA मिलता है। आपका टास्क है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट बेसिक सैलरी ऑफ द यूजर एंड कैलकुलेट हिज टोटल सैलरी। यूजर से आपको उसकी बेसिक सैलरी मांगनी है और कैलकुलेट करके बताना है कि उसकी टोटल सैलरी कितनी होगी, और ये एज्यूम करके चलना है कि बेसिक सैलरी अनसाइंड इन है। मतलब मैक्सिमम बेसिक सैलरी कितनी होगी? मैक्सिमम बेसिक सैलरी कितनी होगी? जल्दी, 65,535। ये होती है अनसाइंड इन की लिमिट। जल्दी जल्दी जवाब दें, बी इंटरैक्टिव। ये होती है, ठीक। अब अगर क्वेश्चन क्लियर है तो जरा मुझे आप आउटपुट्स बताइएगा क्या आने चाहिए।
आपके प्रोग्राम ने यूजर से कहा एंटर योर बेसिक सैलरी, यूजर ने बोला 3,000, क्या आंसर आना चाहिए? पूरा एक्चुअल आंसर बताइएगा मुझे, फॉर्मूला मत बता देना। कितनी बनेगी इस बंदे की टोटल सैलरी? बताइए, इस बंदे की टोटल सैलरी कितनी बनेगी? वेरी गुड, प्रोग्राम का जवाब आना चाहिए योर टोटल सैलरी इज ₹3,900, करेक्ट। ऐसे ही सैंपल रन 2 देखिए, प्रोग्राम यूजर से कहेगा एंटर योर बेसिक सैलरी, यूजर ने बोला 5,000, कितना आना चाहिए आंसर? गुड, प्रोग्राम का जवाब आना चाहिए योर टोटल सैलरी इज 6,500। बनाइए, मेक इट फास्ट, बनाइए और बताइए आंसर क्या आ रहा है। कोड चाहिए, कोड, फिगर थोड़ी पूछ रहा हूं मैं, प्रोग्राम बनाकर पेश कीजिए।
हो गया? चलिए मैं कोड लिखता हूं, आप बताइएगा जो मैं लिख रहा हूं वो सही है कि नहीं है। ठीक है, ऐसे लेते हैं इसको। मेरा कोड देखिए ध्यान से और बताइए क्या ये कोड सही है। तो मैंने दोनों हेडर फाइल्स ली, मेन लिखना शुरू करा। मेन के अंदर आकर कितने वेरिएबल में काम हो जाएगा, जल्दी बताएं। मिनिमम 1, मैक्सिमम 4। तो अपन पहले 4 वेरिएबल लेकर चलते हैं। 4 में से एक होगा अनसाइंड INT BS बेसिक सैलरी, 3 फ्लोट होंगे, एक TA, एक HRA और एक टोटल। ठीक, स्क्रीन क्लियर हुई? यूजर से आपने कहा एंटर योर बेसिक सैलरी। जो भी यूजर ने आपको सैलरी दी, आपने उसे स्कैन करा और रख लिया अपने वेरिएबल BS में। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए फटाफट। अब मैंने TA कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लिखा बिल्कुल मैथ स्टाइल में। TA इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 10/100 और HRA के लिए लिखा HRA इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 20/100 और फिर टोटल के लिए कहा मैंने टोटल इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस TA प्लस HRA और फिर प्रिंटफ से लिख दिया योर टोटल सैलरी इज %F कॉमा टोटल। आप जवाब दें, क्या ये प्रोग्राम सही है? आप तो सीधे ये बताइए, अगर मैं 3000 दूंगा तो क्या 3900 आएगा? स्कैनएफ में %U आएगा, सॉरी। अगर मैं 3000 दूंगा तो क्या 3900 आएगा, हाँ या ना? जस्ट आंसर दिस। आएगा? वेरी गुड। नहीं आएगा? क्यों साक्षी, आपने नो क्यों बोला? 3900.0 एक ही बात है बेटा, वो आंसर सही आएगा ना, मैथमेटिकली तो सही है ना, चाहे 3900 आए चाहे 3900.0000000 है ना? ठीक है। 5000 पे 6500 आएगा? क्या 5000 पे 6500 आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। फिर गलत बात कर रहे हैं आप लोग, बिना ट्रेस करे बिना सोचे समझे हाँ ना लिख रहे हैं, है ना? आपको लग रहा है 2 बार हाँ बोल दिया तो 1 बार ना बोल दो, 2 बार ना बोल दिया तो 1 बार हाँ बोल दो, थोड़ा अलग लगना चाहिए आंसर। क्यों, ऐसा ही हो रहा है ना? तो फिर कैसे लग रहा है आपको कि आंसर 6500 आ जाएगा? अगर आप ट्रेस कर रहे हैं तो जवाब होना चाहिए नहीं आएगा। चेक कीजिए कैसे नहीं आएगा। सबसे पहले कंपाइलर सॉल्व करेगा TA इक्वल टू BS इंटू 10/100। आप मुझे बताइए BS क्या है? डेटा टाइप, डेटा टाइप इंट है कि अनसाइंड इंट है? इंट है कि अनसाइंड इंट है? अनसाइंड इंट है, मतलब यहां मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी? 65,535 तक, करेक्ट? ठीक, आपकी वैल्यू है 5000। 5000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 50,000। क्या 50,000 65535 से कम है?
है, तो कोई रोटेशन परफॉर्म होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। 50,000 अपॉन 100 कितना देगा? 500 दे देगा। 500.000000 दे देगा। ठीक है, तो टी आपका सही निकला। अब आइए HRA पे। HRA है बेसिक सैलरी इंटू 20 अपॉन 100। बेसिक सैलरी कितनी है? 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना होता है? 1 लाख। और आपकी लिमिट कितनी जा रही है? अनसाइंड इंटीजर के लिए मेमोरी में जगह कितनी है? 65535 के लिए। तो क्या 1 लाख स्टोर हो पाएगा? नहीं होगा। वैल्यू अंदर आकर रोटेट हो जाएगी, और जहां रोटेट हुई वहां फाइनल आंसर एब्सर्ड आएगा। अब सोचिए, अगर HRA गलत आएगा तो टोटल सैलरी भी गलत आएगी। अब क्या क्या सुधार अपन यहाँ पे कर सकते हैं? ऐसा क्या लिख सकते हैं इस कोड में कि आंसर हमें परफेक्ट मिले? क्या क्या चेंजेस इस कोड में करें कि कैलकुलेट होकर आंसर बिल्कुल सही आए? ठीक, तो पहला सुधार, क्या हम लोग यहां पर 10.0 कर सकते हैं और यहां 20.0 कर सकते हैं? कर सकते हैं। आंसर सही आ जाएगा? आ जाएगा। अगर ये 10.0 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये डबल है ना 10.0, हाँ या ना? तो बेसिक सैलरी भी डबल मानी जाएगी। बेसिक सैलरी भी डबल मानी जाएगी और वैल्यू रोटेट नहीं होगी, जगह मिल जाएगी मेमोरी में 8 बाइट मिलेगी। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन तो ये है। ठीक है, इसी काम को करने का दूसरा सॉल्यूशन बताइए क्या हो सकता है? और क्या करा जा सकता है कि यही कोड सही आउटपुट दे दे? और कैसे लिख सकते हैं अगर ऐसे ना लिखे तो? सेकंड सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन इज यहां 100.0 कर दें, यहां भी 100.0 कर दें और इस पूरे को पैरेंथेसिस में ले लें। हो जाएगा? पैरेंथेसिस का फायदा क्या होगा बताइए जरा? पैरेंथेसिस का फायदा क्या होगा? पैरेंथेसिस वाला पार्ट पहले सॉल्व होगा, राइट? आंसर डबल में आ जाएगा, वो डबल मल्टीप्लाई होगा अनसाइंड इंट से, तो वो उसको भी कर देगा डबल, राइट? ठीक, तीसरा सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 3, ये जो 10 अपॉन 100.0 अपन ने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्या हम इसकी जगह डायरेक्टली 0.1 और ये 20 अपॉन 100.0 की जगह 0.2 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो रादर देन के कंपाइलर इसे सॉल्व करे 10 अपॉन 100.0, अपन खुद ही लिख दें 0.1 और यहां पर खुद ही लिख दें 0.2, हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक, चौथा सॉल्यूशन, टाइप कास्टिंग कुछ मदद करेगी यहां? टाइप कास्टिंग से कुछ फायदा होगा? यस और नो? कर सकती है। क्या करें बताइए? करें ऐसा कि BS के पहले पैरेंथेसिस में ले लें अपन फ्लोट, यहां भी और यहां भी। अगर BS फ्लोट हो गया तो सब फ्लोट अपने आप बन जाएंगे। शिवम आपने गलत लिखा है। अगर 20 अपॉन 100 को ब्रैकेट में डाल दोगे तो 20 अपॉन 100 कितना होता है सी में? शिवम 20 अपॉन 100 सी में कितना होता है? सभी लोग बताएं।
20/100 20 होता है। साक्षी, चंद्रकांत, 20/100 20 होगा। शिवम, आपने फ्लोट बाहर लिखा हुआ है, तो पहले कंपाइलर सॉल्व करेगा 20/100। जब 20/100 सॉल्व होगा तो वो 0 हो जाएगा, 0 पे फ्लोट लगेगा। ठीक है, इन दोनों में फर्क समझो, आप लोग भी समझिए। फ्लोट ऑफ 20/100 ये क्या देगा जरा बताइए, और ये क्या देगा अगर मैं कहता हूं फ्लोट ऑफ 20/100? एक ही बात है, दोनों अलग अलग बातें हैं। ये देगा 0 और ये देगा आपको 0.2, राइट। ऊपर वाला 0 हो जाएगा, 20/100 पहले ही सॉल्व होकर 0 हो जाएगा। उस 0 को आप फ्लोट कर भी देंगे तो क्या होगा, 0.0 और 6 0 मान लीजिए, सी ने अपनी तरफ से बढ़ा दिए, बट आपको तो आंसर 0.2 चाहिए ना। शिवम, समझ में आई गलती आपको? ठीक, ये हुआ चौथा सॉल्यूशन। अब पांचवा, मैंने आपसे कहा था ये प्रोग्राम मिनिमम कितने वेरिएबल में बन जाएगा? ये प्रोग्राम मिनिमम कितने वेरिएबल में बन जाएगा? मिनिमम 1 में। तो अब अपन इसको 1 में बना लेते हैं। HRA TA टोटल कुछ नहीं चाहिए, सब हटा दीजिए आप। बस ध्यान क्या रखना पड़ेगा, ध्यान ये रखना पड़ेगा कि अब आप प्रिंटफ में सीधे पूरी एक्सप्रेशन डाल दें जो कैलकुलेट करेगी टोटल सैलरी। क्या होगी वो एक्सप्रेशन? BS प्लस BS इंटू 0.1 प्लस BS इंटू 0.2। मानते हैं? हुआ क्लियर? क्लियर। अब एक और जरूरी बात, प्रोग्राम में कितने फ्लोट हैं? प्रोग्राम में कितने फ्लोट हैं? ये सॉल्यूशन 5 की बात कर रहा हूं, है ना। फिर भी यहां परसेंटेज एफ क्यों लगा है? अगर एक भी फ्लोट नहीं है तो प्रिंट एफ में परसेंटेज एफ क्यों लगाया है? क्योंकि एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमारा फ्लोट आएगा, एग्जैक्टली तो डबल आएगा, सही मायनों में तो डबल आएगा ना, क्योंकि 0.1 और 0.2 डबल है। बट डबल को भी हम फ्लोट स्टाइल में प्रिंट कर सकते हैं। तो परसेंटेज एफ या फिर डबल का स्पेसिफायर क्या होता है? डबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? परसेंटेज LF वो लगना चाहिए। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? अब आपका अगला क्वेश्चन जो आपको ट्राई करना है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट प्रिंसिपल कॉमा रेट and time from the user and calculate simple interest. Assume principal comma rate comma time to be unsigned integers. बन जाएगा? ठीक, ये करके लाइएगा। आइए परसों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट यूनिट। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए आप। पेज 1 इज दिस। ले लिया?
पेज 2 नोट्स वाले क्वेश्चन में मोनल मॉड और अपॉन लगाइए, पहले अपॉन फिर मॉड, फिर अपॉन फिर मॉड हो जाएगा। पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज 6 7 एंड पेज 8 हो गया। थर्ड पेज, दिस इज थर्ड। सिक्स्थ, सेवेंथ, चलिए बाय बाय, टेक केयर। दिस इज फिफ्थ।